स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में 498A को लेकर के क्या कहा। अभी कुछ समय पहले एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि था कहकसा कौसर बनाम स्टेट ऑफ बिहार का। और ये जब निर्णय आया, इसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498 को पूरी तरीके से हटा दिया है। आपने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये थंबनेल देखा होगा, या हो सकता है कि आपने वीडियोस भी देखे होंगे इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने, आपने थंबनेल देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A को पूरी तरीके से समाप्त किया गया। तो क्या एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय इस केस में दिया था? क्या एक्चुअल में ऐसी कोई बात है? क्या वास्तविकता ये है कि 498A को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है? आज का ये वीडियो आपको इसी निर्णय के बारे में ही पूरी जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इसमें क्या कहा गया, 498A पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, और साथ में ही आपके केस में अगर 498A का मुकदमा हुआ है, आपकी पत्नी ने किया है मुकदमा, तो आप इस केस को लेकर के किस तरीके से इस केस की आप मदद ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और लोगों तक इसको शेयर भी करिएगा। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जो कि था कहकसा कौसर बनाम स्टेट ऑफ बिहार का। अब इस निर्णय की तरह ये बात एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे जंगल में आग की तरह कोई बात फैल जाए, इसी तरीके से ये बात फैल गई कि 498 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, असंवैधानिक करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा था जिसके आधार पर यह समझा जा सके कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498 को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, और ये गाइडलाइंस जो जारी की हैं, इस जारी किए जाने के पीछे एकमात्र मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये जो धारा 498A है वो सौदेबाजी का गढ़ बन चुकी है। धारा 498A सौदेबाजी का गढ़ बन चुकी है, और आज के टाइम में क्या होता है कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर 498A का केस कर दिया जाता है, उसके बाद फिर दोनों के बीच में सौदेबाजी हो जाती है, और फिर जो मुख्य गवाह होते हैं वो कोर्ट आना बंद कर देते हैं, और फिर अदालत क्या करती है कि उन्हें पक्षद्रोही साबित करके केस को खत्म कर देती है और दोष मुक्त कर देती है, जिसके ऊपर भी आरोप लगे हैं उस व्यक्ति को। धारा 498A को जब लाया गया हमारे कानून के अंतर्गत, तो इसका एकमात्र मकसद ये था कि उन महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा सके जिनके साथ क्रूरता की जा रही है, एक्चुअल में जिनके साथ क्रूरता हो रही है। और आज के समय में स्थिति ये हो गई है कि जिन महिलाओं के साथ उनके ससुराल वालों के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी क्रूरता नहीं की जा रही है, वो भी थाने में पहुंच जाती हैं, और थाने में जा करके वो FIR दर्ज करवाती हैं। उसके बाद फिर ये केस बन जाता है, और थाने में ये केस बनता है 498A का। साथ ही में कुछ और भी धाराओं का प्रयोग इसके साथ किया जाता है, जैसे कि धारा 34 हो गई, और कभी कभी 376 का भी यूज किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी धाराएं हैं जिनका यूज किया जाता है अगर केस को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो ऐसी स्थिति में। तो ऐसी महिलाओं के लिए ये धारा बिल्कुल भी नहीं है जो केवल अपने परिवार वालों को, अपने ससुराल वालों को फंसाने के लिए इनका प्रयोग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो 498A है ये सौदेबाजी का गढ़ बन चुकी है, और आज के समय में मनगढ़ंत आरोप लगा करके पत्नी अपने पति को, अपने ससुराल वालों को फंसा देती है। और यही सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह के बहुत ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो इनको देखते हुए कुछ गाइडलाइंस जारी की जानी जरूरी हैं, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की। अब ये गाइडलाइंस क्या थी, ये आप बहुत ही सरल शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर आपके साथ क्रूरता हो रही है तो ये क्रूरता शारीरिक या मानसिक होनी चाहिए। शारीरिक या मानसिक क्रूरता, शारीरिक क्रूरता का मतलब है कि किसी महिला के पर उसके पति के द्वारा या उसके रिश्तेदारों के द्वारा मारपीट की जा रही है किसी महिला के साथ, तो ये क्या हो गई, ये हो गई शारीरिक क्रूरता। और मानसिक क्रूरता का भी कुछ उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उदाहरण के तौर पर हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी महिला को उसकी सास के द्वारा उसको उसके रंग को लेकर कुछ टीका टिप्पणी की जाती है, या फिर इन्हें हम कुछ और शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी महिला को उसके रंग रूप को लेकर के कुछ कहा जाता है, या गाली गलौज दी जाती है उसे, या फिर किसी अन्य के साथ उसकी तुलना की जाती है। तो ये सारी चीजें आती हैं मानसिक क्रूरता के अंतर्गत। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी स्थिति बन रही है और ये जो क्रूरता है ये लगातार हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको आज आपके ससुराल वालों के द्वारा, आपके पति के द्वारा या आपके पति के रिश्तेदारों के द्वारा कुछ कह दिया जाता है और वो जो कहना है वो केवल एक बार ही कहा गया, दोबारा से उसे रिपीट नहीं किया गया है, और उसके बाद भी केवल एक बार ऐसी घटना आपके साथ घट गई और आप इसे क्रूरता मान करके आप थाने में पहुंच गई और आपने एफआईआर करवा दी, तो ये क्रूरता नहीं माना जाएगा। क्रूरता का मतलब होता है कि आपके साथ ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिनका आपके मन मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे मानसिक क्रूरता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला थाने में जाती है और जा करके एफआईआर करवाती है, वो ये बताती है कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता की जा रही है, तो उसे ये भी बताना होगा कि इस तरह की क्रूरता कब की गई और कहाँ की गई। मतलब कि अगर केवल ये कह दिया जाए कि उसके साथ क्रूरता हो रही है तो ये पर्याप्त नहीं बन जाता ऐसे मुकदमों के लिए। ऐसे ऑफेंस को कारित करने के लिए ये केवल पर्याप्त नहीं हो जाता कि कोई महिला जाकर के थाने में केवल ये बात कह देती है कि उसके साथ क्रूरता हो रही है, या उसे मारा गया, पीटा गया, या फिर उसे इस तरह के शब्दों का उसके साथ गाली गलौज की गई। अब उसे क्या बताना होगा? अब उसे ये भी बताना होगा कि अगर उसके साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता हुई है तो ऐसी क्रूरता उसके साथ कब हुई है और किस स्थान पर हुई है। क्योंकि अधिकतर केसेस में अगर हम देखेंगे, और आप अगर मेरे चैनल पे आपने वीडियोस देखे होंगे पहले भी, तो आपने ये पाया होगा कि उसमें भी ये बताया गया है कि स्पेसिफिक ऑफेंस होना चाहिए। स्पेसिफिक ऑफेंस अगर नहीं होता तो ये किसी भी तरह का मुकदमा कायम करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले ये बताना होगा कि जो आपके साथ क्रूरता हुई है वो कब हुई है और किस स्थान पर हुई है। तो ये जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जारी की, ये सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट की यही थी कि केवल ये कह देना पर्याप्त नहीं हो जाता कि हमारे साथ क्रूरता हुई है। तो अगर आपके साथ भी किसी तरह की क्रूरता हो रही है तो आपको उसका समय और स्थान बताना होगा वहां पर जाकर के, थाने में जाकर के। और अगर बिना किसी स्पेसिफिक ऑफेंस को बताए हुए किसी के ऊपर इस तरह के आरोप लग गए हैं और उसे ऐसे केस में फंसा दिया गया है, तो आप अपने एडवोकेट से कह करके इस केस की आप उनसे लिस्ट निकलवा लीजिए और इसके आप जजमेंट निकलवा लीजिए और उसे उसमें लगवा सकते हैं, जिससे कि अदालत को ये पता चल सके कि आपके केस में कोई भी स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं बन रहा था, उसके बाद भी आपके ऊपर केस किया गया है, आपके परिवार वालों के ऊपर केस किया गया है। तो ये पूरी जानकारी तो थी आपकी इस केस के बारे में। कोई भी महिला अगर ऐसी है जो कि जबरदस्ती अपने ससुराल वालों को, अपने पति को फंसा रही है कि झूठे केसेस में, तो उनसे केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना तो आप उन्हें किसी झूठे केसेस में न फंसाइए। नहीं रहना है तो आप साफ बोल करके आप वहां से निकल जाइए, लेकिन किसी के ऊपर भी इस तरह के झूठे आरोप लगाना ये बहुत ही ज्यादा गलत होता है। और ऐसी चीजें अगर आप करती हैं तो ये ना ही नैतिकता के रूप में सही है और ना ही ये कानूनी रूप में सही है। आपको नहीं रहना किसी के साथ, आप बिल्कुल मत रहिए, आप डाइवोर्स फाइल कर दीजिए। आप अपने पति से बात करके उसकी सहमति लेके, आप चाहिए तो आप म्यूचुअल कंसेंट से आप डाइवोर्स फाइल कर दीजिए। लेकिन किसी भी इंसान को इस तरह के झूठे मुकदमे में अगर आप फंसाते हैं तो इसका असर केवल एक इंसान के ऊपर नहीं पड़ता, साथ में उसका पूरा परिवार इसको लेकर के भोगता है और झेलता है। तो ऐसी स्थिति में एक महिला कितने पाप अपने ऊपर लेती है वो ये बात नहीं समझ पाती। तो कोशिश करिए कि ऐसे मुकदमों की जो तादाद है वो न्यायालयों में कम हो सके और आप आपसी सहमति से अपने मामलों को निपटा लीजिए।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमसे बात करनी है, अपने केस के बारे में कोई भी राय लेनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।